हेलो, वेलकम टू स्टडीन। आज ही हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन की छठी क्लास है। और आज जो है वो हम जो देखने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो कि है संपूर्ण अवकलन यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन। आज हम टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन क्या होता है। संपूर्ण अवकलन, संपूर्ण अवकलन के बारे में देखेंगे और संपूर्ण अवकलन के साथ साथ में आज हम ये भी देखेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं 2 या 3 मिनट में आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, वो ध्यान से सुनना आप। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी बुक संभाली है टाइम टेबल आने के बाद में, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप कर सकती हैं थोड़ा बहुत बताने के बाद में। लेकिन वे स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी बुक संभाली है, इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो किस तरह से पास होगा, अच्छे नंबर किस तरह से लेके आएगा, ठीक है, वो देखिए आप। देखिए, कॉलेज का जो पैटर्न होता है वो हमेशा से यही चला आ रहा है। मतलब कि अगर हम 5 से 10 साल के पेपर जो है वो उठा के देखेंगे, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखोगे तो उनमें क्या होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होती हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे तो उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिपीट होता है। तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए आप, ठीक है। उनमें जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जैसे 5 सालों में अगर 3 से ज्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको तो आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। जरूरी नहीं क्वेश्चन सेम टू सेम आए, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब कि कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो सेम रहेगा और बाकी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको जो एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के 5 सालों के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है वो लेना है। उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चन को एक अलग से बना लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है हमें अच्छे से तैयार करना है। उनके कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए और उनको तरीका जो है करने का वो याद रखिए कि किस प्रकार से उनको करना है। सबसे पहली बात तो ये आपको काम करना ही करना है अगर अच्छे नंबर लेके आना है तो। और बाकी की अगर किसी स्टूडेंट का अच्छे से पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा बेसिक फर्स्ट ईयर का, तो आपको सबसे पहले जो नोट्स है आपके, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम में हो, अजमेर के में हो, चाहे से और किसी एग्जाम में आए हुए हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है ना वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उन्हीं में से आने वाले हैं। और बाकी के जितने भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को आप मत छोड़ना, एग्जाम्पल को आप अच्छे से स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन आते हैं वो अधिकतर एग्जाम्पल में से होते हैं, तो आप उनको अच्छे से समझना, ठीक है। तो बस इतना सा अगर आप काम करोगे तो आपके अच्छे नंबर जो है वो आ सकते हैं, आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि संपूर्ण अवकलन क्या होता है, और संपूर्ण अवकलन से पहले हम जानेंगे कि संपूर्ण अवकलन गुणांक क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ कि संपूर्ण अवकलन क्या होता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि डेल अपॉन डेल एक्स है, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो ये आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और इसकी जगह पर यदि मैं डी यू अपॉन डी एक्स लिख दूंगा तो इसको में हम बोलेंगे टोटल डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल डिफरेंशिएशन का जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है, यानी कि संपूर्ण अवकलन या अवकल जो गुणांक होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, समझना इसको अच्छे से, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास में आएंगे और किस प्रकार से आपको करने होंगे। जैसे मैं बोलूं कि आपको कोई फंक्शन जो है वो यूं दिया हुआ है, और यूं जो है वो है एफ ऑफ अक्स कोमा वाई, यानी कि यूं जो है वो अक्स और वाई का फंक्शन है। और यहां से मैं आपको बोलूं कि अक्स जो है आपके पास में वो टी का फंक्शन है, और वाई जो है वो भी आपके पास में टी का फंक्शन है,
ठीक है, यानी कि अक्ष जो है वो भी टी का कोई ना कोई फंक्शन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन टी के पदों में होगा। और वैसे ही यहाँ पर वाई जो है वो टी के पदों में कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। तब यहां से यदि हम बोले कि आपको निकालना है डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी, तो इसी डी यू अपॉन डी टी को हम बोलते हैं संपूर्ण अवकलन गुणांक या संपूर्ण अवकल गुणांक। ठीक है, ये डी यू अपॉन डी टी जो होगा इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण अवकल गुणांक। बस ये आपको ध्यान रखना है। वैसे काम कुछ नहीं आने वाला है, आपके नाम या कुछ काम नहीं आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका, इसका जो फॉर्मूला अभी बताने जा रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण अवकल गुणांक। ठीक है, अब देखिए डी यू अपॉन डी टी का जो मान जो है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम डी यू अपॉन डी टी का जो मान जो है वो हम ज्ञात करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। जैसे आपको डी यू अपॉन डी टी का मान ज्ञात करना है, तो यहां से सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यू जो है वो अक्ष और वाई के अंदर कोई ना कोई फंक्शन है, और अक्ष जो है वो टी का फंक्शन है और वाई जो है वो भी टी का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको जैसे टी के रेस्पेक्ट में यू का अवकलन करना है, तो सबसे पहले आपको यू का अक्ष के रेस्पेक्ट में करना होगा, और फिर अक्ष टी का फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में करना होगा, फिर प्लस फिर आपको यू का वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा, और वाई का जो है वो टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो यहां से समझिए आप, जैसे डी यू अपॉन डी टी का मान आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे अक्ष के रेस्पेक्ट में, फिर अक्ष का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अक्ष जो है वो टी का फंक्शन है। लेकिन यहां से आप ध्यान से समझना कि अक्ष जो है वो टी का फंक्शन है, तो यदि अक्ष जो है वो पूरा का पूरा टी का फंक्शन है, तो यहां से यदि हम अक्ष का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो आपके पास में हम इसको हम लिख सकते हैं डी अक्ष अपॉन डी टी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्ष जो है वो केवल टी का फंक्शन है, तो यहाँ पर आप यदि आंशिक अवकलन करना चाहते हो आंशिक अवकलन भी लिख सकते हो, और यदि आप टोटल डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर आपको डेल यू अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा, और इनटू फिर वाई का टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। क्योंकि टी वाई जो केवल टी का फंक्शन है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, ये हम लिख सकते हैं। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी जगह पर डेल भी यूज कर सकती हो, इसकी जगह पर डेल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो और ही अच्छी बात है कि अक्ष जो केवल टी का फंक्शन है, अगर केवल टी का फंक्शन है तो हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर देखो यू जो अक्ष का भी फंक्शन है और यू जो वाई का भी फंक्शन है, इसलिए हम यदि अक्ष के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले अक्ष के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, और जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अक्ष को कांस्टेंट मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आंशिक किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे। इसके अलावा देखिए कि यहां पर अक्ष जो वो केवल टी का फंक्शन था, ठीक है, वाई जो वो केवल टी का फंक्शन था। यदि अक्ष जो है वो टी का फंक्शन नहीं होकर जैसे t1 का फंक्शन है और t2 का 2 का फंक्शन हो जाए, तब हम किस प्रकार से करेंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूं कि u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है f ऑफ अक्ष कोमा वाई। ठीक है, ये तो पहला केस आ गया। अब ये सेकंड केस देख लीजिए आप। ठीक है, और अक्ष जो है ना वो आपके पास में t1 का भी फंक्शन है और t2 का भी फंक्शन है। इसी प्रकार से y जो है आपके पास में वो भी t1 का भी फंक्शन है और t2 का भी फंक्शन है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना होगा वो समझिए। इस कंडीशन के अंदर जब आपको u का अवकलन करना होगा तो वो u का अवकलन या तो t1 के सापेक्ष कर सकते हो या t2 के सापेक्ष कर सकते हो या फिर दोनों के सापेक्ष कर सकते हो, लेकिन वो अलग अलग करना होगा। ऐसे नहीं है कि एक ही फंक्शन के अंदर आप t1 का भी कर लिया t2 का भी कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जिस प्रकार से देखो, जैसे भी आप बोल सकता हूं कि सबसे पहले हम निकालेंगे du का d t1 के सापेक्ष। सबसे पहले ये हम ज्ञात करेंगे, जो t1 के सापेक्ष यदि आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले u का हमें अक्ष के सापेक्ष करना होगा, यानी कि डेल u अपॉन डेल अक्ष,
और फिर अक्स का हमें T1 के सापेक्ष करना होगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्स जो है ना, सॉरी अक्स जो है वो T1 का भी फंक्शन है और T2 का भी फंक्शन है, इसलिए हम बोलेंगे कि डेल अक्स अपॉन डेल T1। क्योंकि हम T1 के रेस्पेक्ट में करें तो केवल T1 लिखना है यहाँ पर, फिर प्लस। अब देखिए u जो है वो y का भी तो फंक्शन है, इसलिए हम लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल T1। ये आ गया आपके पास में डी यू अपॉन डी टी वन। इसी प्रकार से यदि आपको निकालना हो डी यू अपॉन डी टी टू, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले u जो है वो अक्स का भी फंक्शन है, तो अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर अक्स का हम करेंगे T2 के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर u जो है वो y का भी फंक्शन है, इसलिए हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और फिर y जो है वो T2 का भी फंक्शन है, इसलिए हम करेंगे T2 के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, संपूर्ण अवकलन जो है वो ज्ञात कर सकते हो। और आपको मैंने बता दिया कि इसको बोलते हैं संपूर्ण अवकलन गुणांक। तो चलिए अभी आपके पास में जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, देन प्रूव दैट कि डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। सॉल्यूशन देखिए आपको किस प्रकार से करना है वो समझिए। आपको जो दिया गया वो है v इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया हुआ है। चलिए वो बाद लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना वो देखिए। यहाँ पर देखो ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है, इस एक में ही x और y आ रहा है, इस एक में y और z आ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सही करते हैं। सही करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेता हूं कि लेट x माइनस वाई जो है वो आपके पास में है T1, y माइनस जेड जो है वो आपके पास में है T2 और z माइनस एक्स जो है वो आपके पास में है T3। ये आपके पास में है, मैंने मान लिया है। अब देखिए अगर मैंने ये माना है तो मैं लिख पाऊंगा कि v इज इक्वल टू होगा f ऑफ T1, T2 और T3। अब यहां से आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल जो समझाया था कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने u माना था और यहाँ पर v आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, v ले लीजिए। अब v इज इक्वल टू दिया है f ऑफ T1, T2, T3, और T1 जो है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, T2 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और T3 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वेयर T1, T2 and T3 is function of x, y and z। हिंदी में लिख सकते हो कि यहाँ पर T1, T2, T3 जो है वो x, y, z तीनों के फंक्शन है। ठीक है, तीनों के फंक्शन है। जैसे मैं T1 की बात करूं तो ये x है और y का है, तो z का भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे भी 0 होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो T1, T2, T3 जो है वो तीनों के तीनों किसके, x, y और z के फंक्शन है, ये हमने मान लिया। अब देखिए अगर ये x, y, z के फंक्शन है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, v का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन और v का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हमको चाहिए। तो चलो निकालते हैं। तो आपको पता है, जैसे मैं बोलूं आपको कि डेल v अपॉन डेल एक्स आपको निकालना है, तो डेल v अपॉन डेल एक्स किस प्रकार से निकालोगे वो समझ लीजिए। अगर ये समझ गए आप तो यहाँ पर जो मैं करूंगा वो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए डेल v अपॉन डेल एक्स जो है वो क्या है आपके पास में, वो समझिए। डेल v का मतलब हो गया v का हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। अगर हमें v का x के रेस्पेक्ट में अवकलन तो कर लेंगे, लेकिन v जो है वो T1 का भी फंक्शन है, T2 का भी फंक्शन है और T3 का भी फंक्शन है। इसलिए अगर आपको v का x के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे करना पड़ेगा कि पहले v का T1 के रेस्पेक्ट में करना होगा और T1 का x के रेस्पेक्ट में, फिर v का T2 के रेस्पेक्ट में और T2 का x के रेस्पेक्ट में, फिर v का T3 के रेस्पेक्ट में और T3 का x के रेस्पेक्ट में, तब जाके वो क्वेश्चन पूरा होगा। जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें भी यही था। तो देखिए किस प्रकार से करोगे, पहले करोगे v का T1 के रेस्पेक्ट में और T1 का करोगे आप x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस आएगा, फिर T2 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा v का, यानी कि डेल v अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल x। इसी प्रकार से आपको
डेल वी अपॉन डेल टी थ्री इंटू डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स, ये करना होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे y आता है तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। इसी प्रकार के यहाँ पे z आता है तो यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z लेकर आना होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो देखो डेल वी अपॉन डेल टी वन जो है इसका मान तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो डेल टी वन का अक्स के रिस्पेक्ट में है, डेल टी टू का अक्स के रिस्पेक्ट में और डेल टी थ्री का अक्स के रिस्पेक्ट में, ये मान आप यहाँ से निकाल सकती हो। जैसे टी वन का अक्स के रिस्पेक्ट में हम आराम से कर सकते हैं, T2 का अक्स के रिस्पेक्ट में आराम से कर सकते हैं और T3 का भी अक्स के रिस्पेक्ट में हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब हम अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को और z को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि हमको इसकी जरूरत होगी, इसकी, इसकी और इसकी हमको जरूरत होगी। तो इसलिए हम ये तीनों के तीनों मान जो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें किन किन की जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी डेल T1 अपॉन डेल एक्स की, इसकी जरूरत होगी। फिर हमें जरूरत होगी डेल T2 अपॉन डेल एक्स की जरूरत होगी। इसके बाद हमें जरूरत होगी डेल T3 अपॉन डेल एक्स की। चलो करते हैं। सबसे पहले T1 आपके पास में कितना है? x माइनस वाई। तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और y का 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम T2 का, तो इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है इसलिए इसका आ जाएगा 0। फिर T3 का करेंगे तो z का तो 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, यानी कि पहले माइनस है इसका मतलब -1 आ जाएगा। अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना होगा और z के रेस्पेक्ट में करना होगा। इसका मतलब हमें चाहिए डेल T2 अपॉन डेल y, डेल यहाँ पे T1 आएगा, डेल T2 अपॉन डेल y और डेल T3 अपॉन डेल y। ये तीनों के तीनों निकालने होंगे। इसी प्रकार से आपको चाहिए होगा डेल T1 अपॉन डेल z, डेल T2 अपॉन डेल z और डेल T3 अपॉन डेल z। ये तीनों मान भी चाहिए होंगे। चलो तीनों मान निकालते हैं। सबसे पहले T1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा -1, T2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1 और T3 का आ जाएगा आपके पास में 0, क्योंकि यहाँ पे y का टर्म ही नहीं है तो हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि z और x जो होगा वो कांस्टेंट का एज ए कांस्टेंट काम करेगा। यहाँ से T1 का करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो आएगा 0, T2 का करेंगे z के रिस्पेक्ट में आएगा -1 और T3 का करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1। अब ये सारे के सारे मान उनमें पुट कर देंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं। पहले T1 अपॉन x जो है डेल T1 अपॉन डेल x का जो मान है वो 1 है और डेल T2 अपॉन डेल x का जो मान है वो 0 है, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये है -1। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका मतलब ये आएगा डेल v अपॉन डेल T1, फिर यहाँ पे आएगा -1 तो ये आएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल T3, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम निकालते हैं डेल v अपॉन डेल y तो आपके पास में आएगा डेल v अपॉन डेल T1 इंटू डेल T1 अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल y, ये आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर कीजिए। तो पहले देखो डेल T1 अपॉन y का मान -1 है और डेल T2 अपॉन y का मान 1 है और लास्ट वाले डेल T3 अपॉन डेल y का मान 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा और इसका मान आ रहा है आपके पास में -1, इसका मान आ रहा है 1, तो ये आपके पास में इसकी जगह -1 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल T1 और यहाँ पे आएगा प्लस का डेल v अपॉन डेल T2, ये आ जाएगा। तो अभी यहाँ से हम डेल v अपॉन डेल z का मान जो है वो डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये दो जिस प्रकार से आपने निकाला है उसी प्रकार से यहाँ पर z ले लेना और फिर आप ये भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं z वाला टर्म जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो आपके पास में आएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल T2 और प्लस का आ जाएगा डेल v अपॉन डेल T3, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके को आप फॉलो करते जाना, आपका आंसर अपने आप सही आ जाएगा। अभी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल z। इसका मतलब इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 और इसको 3 मान लेता हूँ। अभी यहाँ से आपको क्या करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है और जब 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो आपके पास में आएगा डेल v अपॉन डेल x
प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड। और यहां से यदि आप तीनों को ऐड करते हो तो यहां से देखिए T1 वाला टर्म है ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। यहाँ से T3 वाला माइनस का और ये T3 वाला प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे T2 वाला प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा और पूरा आपके पास में बचेगा 0। इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए उसको मैं केवल सिंगल वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यानी कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से समझना। ये आज वाला कॉन्सेप्ट है, आज वाला जो फॉर्मूला है उसको आप किसी भी प्रकार से याद रखने की कोशिश कीजिए अपने तरीके से। वैसे मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से ध्यान में रखने का तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।